गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे अपना पाठ 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। उसमें हम पढ़ रहे थे गरीबी। गरीबी के का अर्थ हमने जाना, गरीबी के प्रकार देखे हमने, कितने प्रकार की होती है गरीबी। आप प्रश्नों के उत्तर सोचना, गरीबी कितने प्रकार की होती है। और गरीबी का माप देखा। सबसे पहले गरीबी का मापन कब व किसने किया? स्वतंत्रता के बाद जो है गरीबी का मापन करने वाली जो आयोग और संस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी? वाई के अलग कमेटी क्या है? सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन ने जो है क्या गरीबी मापन के क्या आधार बताए? यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार जो है गरीबी, कौन सा गरीबी सूचकांक तैयार किया गया? ठीक है। और वर्तमान में भारत में जो है विश्वसनीय समांकों के संकलन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? एनएसएस वो पढ़ा था ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। रिकॉल अवधि भी हमने जान ली कि जो है गरीबी आकलन एवं अनुमान हेतु किए जाने वाले समांकों के संकलन में दो प्रकार की रिकॉल अवधि का उपयोग किया जाता है। उसमें पहली है समान रिकॉल अवधि जिसका समय होता है 30 दिन, और दूसरी है मिश्रित रिकॉल अवधि जिसका समय होता है 1 वर्ष, 1 महीना और 1 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। आज का हमारा टॉपिक होगा गरीबी के कारण। गरीबी के कारण। तो देखो भारत में गरीबी के कारण क्या है। भारत में गरीबी के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण उत्तरदायी है। ये 3 कारण है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन कारणों का विवेचन निम्न प्रकार से है। तो गरीबी के सामाजिक कारण, प्रश्न यहाँ पर यही बनेगा 1 नंबर का कि गरीबी के कोई 2 सामाजिक कारण बताइए, गरीबी के कोई 2 आर्थिक कारण बताइए। आर्थिक कारण इस बार आया है बोर्ड में। और गरीबी के कोई 2 राजनीतिक कारण बताइए। तो आपको 2 की जगह 4 याद करने हैं। ठीक है, 1 नंबर का यही प्रश्न है बस। भारत में गरीबी के लिए उत्तरदायी कोई 2 सामाजिक कारण बताइए, इस तरह का प्रश्न बनेगा। तो अब हम पहले देखते हैं सामाजिक कारण। ठीक है, गरीबी के सामाजिक कारण। सामाजिक यानी समाज किस प्रकार से जो है गरीबी के लिए उत्तरदायी है। समाज में ऐसी कौन सी प्रथाएं हैं जो व्यक्ति को जो है अपनी गरीब की स्थिति से ऊपर नहीं उठने देती है या गरीबी की स्थिति में ला देती है, वो देखो। तो पहले में आएगा आपके ये सामाजिक कारण में, नंबर डाल लेना इसी पे। भारत में सामाजिक ढांचा गरीबी को बढ़ाने वाला रहा है। जन्म, विवाह एवं मृत्यु से संबंधित अनेक परंपराएं ऐसी है जो व्यक्ति को कर्जदार बना देती है। व्यक्ति जीवन पर्यंत उस कर्ज के बोझ से बाहर नहीं आ पाता है। इस प्रकार बेटे के जन्म की चाह ने जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया है, जो गरीबी का एक बड़ा कारण है। तो सबसे पहले गरीबी का सामाजिक कारण क्या है? पहला, बेटे की चाह। ठीक है, और जन्म के समय, विवाह के समय और मृत्यु के समय हमारे यहाँ पर जो अनावश्यक खर्चा किया जाता है, चाहे वो समाज के डर से किया जाए या चाहे अपने शौक से किया जाए, ये सारे रीति रिवाज जो हमारे ऐसे हैं वो व्यक्ति को जो है क्या करते हैं, गरीबी की स्थिति में यानी कर्जदार बना देते हैं। उसके पास पैसे नहीं है फिर भी वो कर्ज लेकर विवाह में जो है अनाप शनाप खर्चा करेगा, मृत्यु भोज करेगा। उसके लिए जो है समाज भी जिम्मेदार है। तो ये हमारा एक सामाजिक कारण है। उसमें पहला यहाँ लगा देना आप कि बेटे की चाह के जन्म की चाह में जनसंख्या वृद्धि में योगदान। सबसे पहले बेटे की चाह में जो है लोग, ये जन्म का हो गया, बेटे की चाह में जो है जनसंख्या वृद्धि होती है। अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे यहाँ गरीबी है। ठीक है, अगला देखो, जातियों में विभाजित ग्रामीण हिंदू समाज। जो हमारा समाज है हिंदू समाज, वो जातियों में विभाजित है। और जातियों में जो है कुछ जातियां ऐसी है समाज में जो पिछड़ी हुई है, गरीबी की स्थिति में है। ठीक है, तो पहला नंबर तो यहाँ डाल लेना आप, 1 नंबर ये कि समाज में जन्म, विवाह, मृत्यु से संबंधित अनेक परंपराएं ऐसी है जो व्यक्ति को कर्जदार बना देती है। दूसरा नंबर यहाँ डाल लेना, बेटे की चाह में जनसंख्या वृद्धि। तीसरा नंबर यहाँ डाल लेना, जातियों में विभाजित ग्रामीण हिंदू समाज। हिंदू समाज था जहाँ समाज में जो है पिछड़े हुए लोग, ये ना था कि जहाँ समाज के एक बड़े पिछड़े हिस्से को लगातार हीन अवस्था में बनाए रखा गया। इस वर्ग को लंबे समय तक गरीबी से बाहर आने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया। तो ये 3 कारण हो गए गरीबी के। सबसे पहले तो पहला क्या कि भारत में जो है जन्म, मृत्यु और विवाह के अवसर पर किया जाने वाला अनावश्यक खर्च, या जन्म, मृत्यु और विवाह
से संबंधित परंपराओं को पूरा करने में व्यक्ति क्या हो जाता है, कर्जदार बन जाता है। ये लिख देना आप। ठीक है। दूसरा, बेटे की चाह में जो है जनसंख्या वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि भी गरीबी का एक मुख्य कारण है। तीसरा है, जातियों में विभाजित ग्रामीण हिंदू समाज है, उसमें कई ऐसी जातियां हैं जो क्या है, पिछड़ी हुई है और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, गरीब है। तो ये 3 कारण हो गए। ठीक है। गरीबी के कारणों की चर्चा में रेगनार नृक्से, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेगनार नृक्से जो एक अर्थशास्त्री था। गरीबी की चर्चा में रेगनार नृक्से का नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नृक्से ने गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना प्रस्तुत की और बताया कि एक राष्ट्र इसलिए गरीब होते हैं कि वह पहले से ही गरीब है। देखो, एक राष्ट्र इसलिए गरीब होता है कि वह पहले से ही गरीब है। गरीबी के दुष्चक्र का निहितार्थ यह है कि गरीबी का कारण भी गरीबी है और गरीबी का परिणाम भी गरीबी है। ये किसने कहा, रेगनार नृक्से ने। तो यहाँ पर भी आपका एक प्रश्न बनेगा, एक वहाँ बन गया, कोई भी सामाजिक 2 कारण बता दो आप, और एक ये रेगनार नृक्से का कि एक राष्ट्र इसलिए गरीब होते हैं कि वह पहले से ही गरीब है। ये किसने कहा, किसने कहा, रेगनार नृक्से ने। ठीक है। और एक ये प्रश्न बनता है इसमें कि गरीबी के दुष्चक्र का जो है, गरीबी को जो एक दुष्चक्र किसने कहा, किसने कहा, रेगनार नृक्से ने। क्या कहा कि गरीबी का कारण भी गरीबी है और गरीबी का परिणाम भी क्या है, गरीबी है। एक व्यक्ति क्यों गरीब है, उसका कारण क्या है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसका कारण भी वही है और परिणाम भी वही है। ये एक दुष्चक्र है कि व्यक्ति उस गरीबी की स्थिति से बाहर ही नहीं निकल पाता, उसके चक्र में ही घूमता रहता है। ठीक है। भाई एक गरीब व्यक्ति है, मान लो वो जो है किसी भी काम पर अच्छा पैसा खर्च नहीं कर सकता, तो उसका कारण क्या है, उसकी गरीबी। अब वो अच्छा पैसा खर्च नहीं कर सकता तो अमीर भी नहीं बनता। मान लो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता गरीबी के कारण, तो वो बेटा भी उसके जैसे ही रह जाएगा, तो वो भी गरीब रहेगा। या अगर इसकी जगह उसके पास पैसे और खुद गरीब है लेकिन अपने बेटे को थोड़ा सा पढ़ा लिखा के अच्छा बना दे, बेटा सरकारी नौकरी लग जाए, तो वो गरीबी की स्थिति से बाहर आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि गरीबी का कारण भी गरीबी है। गरीबी के कारण लोग जो है अपने उस स्थिति से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और उसका परिणाम क्या होता है कि वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो ये रेगनार नृक्से का आप रखोगे ध्यान में। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है कि एक राष्ट्र इसलिए गरीब होते हैं कि वह पहले से ही गरीब है, या फिर गरीबी का जो है दुष्चक्र जो का नियतार्थ जो है किसने दिया, तो रेगनार नृक्से ने। तो ये आपको स्टार बना लो, इम्पोर्टेंट दोनों तीनों लाइनें। 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं इसमें से। ठीक है। आगे देखो, आर्थिक कारण, ये भी 1 नंबर का प्रश्न बनेगा कि गरीबी के कोई 2 आर्थिक कारण बताइए, इस बार आया है कहीं। देखो, भारत की अधिकांश जनसंख्या आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार रही है। आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति में लोग शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाते हैं। लोग आर्थिक, पहला कारण यही है, आर्थिक कारण गरीबी का यही है कि अभी मैंने बताया ना आपको कि एक गरीब व्यक्ति है, उसका बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, लेकिन वो गरीबी के कारण उसकी शिक्षा पर आगे खर्च नहीं कर पाता है, तो वो वैसी की वैसी स्थिति में, जैसी स्थिति में पिता है वैसी स्थिति में बच्चा रह जाता है। तो आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति में लोग शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता निम्न की निम्न ही बनी रहती है। जो भी उदाहरण दिया वो ये इसमें, निम्न गुणवत्ता के कारण इन्हें कम आय प्राप्त होती है और ये गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाते हैं। स्वतंत्रता के पहले अधिकांश भारतीय कृषि पर निर्भर थे तथा इनका संसाधन आधार बहुत कमजोर था। दूसरा कारण यहाँ से लिख देना, पहला तो ये हो गया। दूसरा यहाँ की स्वतंत्रता से पहले जो भारतीय थे वो कृषि पर निर्भर थे और उनका जो है कृषि के संसाधन उनके पास बहुत कम थे और उसमें इतना जो है गरीबी की स्थिति से बाहर निकलने वाली स्थिति कृषि से व्यक्ति जो है नहीं ले पाता था। तो दूसरा यहाँ से हो जाएगा। निवेश की कमी, तीसरा यहाँ से, निवेश की कमी के कारण कृषिगत उत्पादकता निम्न बनी रहती है। इन्हीं कारणों से लघु कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को प्राप्त होने वाली आय आज भी जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर पर बनी हुई है। आर्थिक पिछड़ापन व्यक्ति के पास अवसरों की उपलब्धता को कम कर देता है। अवसरों के अभाव में व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है। ये जो रेगनार नृक्से ने बात कही वही है ये। तो आप तीसरे में तीसरा कारण ये दे सकते हो, आर्थिक पिछड़ापन। गरीबी का आर्थिक कारण क्या है, व्यक्ति का आर्थिक पिछड़ापन, जिससे कि वो अवसरों की उपलब्धता उसको प्राप्त नहीं होती। जो अवसर पैसे वाले को मिलते हैं वो गरीब व्यक्ति को नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वो गरीब का गरीब ही रह जाता है और उस गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल ही नहीं पाता।
तो ये आर्थिक कारण हो गए 2-3, अलग अलग हेडिंग डाल के लिखोगे आप, नंबर डाल के। अब अगला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी जो है का इम्पोर्टेंट है कि कैसे व्यक्ति जो है, राजनीतिक स्थिति हमारी यहाँ पर कैसी है। जैसे सरकार तो गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, खूब योजनाएं चला रही है, लेकिन जो है राजनीतिक स्थिति ऐसी कि वो योजनाएं उन लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती है, वो लाभ ही उनका नहीं ले पाते हैं। ऐसी जो नियम है सरकार के वो कठोर नहीं है, तो ऐसी राजनीतिक कारण के कारण भी जो है हमारे देश से गरीबी समाप्त नहीं हो रही है। गरीबों का पैसा और लोग ही खा जाते हैं। तो देखो, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी भारत में भीषण गरीबी के लिए उत्तरदायी है। पांचवी पंचवर्षीय योजना से पूर्व सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए थे। पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारा लगाया गया था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय। तो उससे पहले पांचवी पंचवर्षीय योजना से पहले गरीबी पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने पर जो है काफ़ी ध्यान दिया गया, और पिछड़े लोगों को जो है कई आर्थिक सुविधाएं भी दी गई थी। तो प्रयास नहीं किए गए। गरीबी निवारण हेतु विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक योजनाएं बनाई गई, लेकिन प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण उन योजनाओं के लाभ लक्षित व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाए। पहला कारण यही होगा, राजनीतिक कारण, कि जो सरकार जो कानून वो योजनाएं इनके लिए बनाती है गरीबों के लिए, वो उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी नहीं है, राजनीति इतनी प्रबल नहीं है कि वो राजनेता जो है उन योजनाओं को दृढ़ता से उन गरीबों तक पहुंचाए और गरीब उनका लाभ ले, ऐसा नहीं हो पाता है। तो पहला यहाँ से हो जाएगा, प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण उन योजनाओं का लाभ लक्षित व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाया। हमारे प्रशासनिक तंत्र में भी अनेक रिसाव उसी को कहते हैं कि जैसे केंद्र से पैसा आया अगर किसी भी योजना के लिए गरीबों के लिए, तो वो जब आएगा ऊपर से नीचे तक एक व्यक्ति के पास गरीब तक आएगा, जब तक तो ऐसा रिसाव है कि वो बिल्कुल 10% रह जाएगा, ऊपर से ही लोग खाते आएंगे। तो देखो, हमारे प्रशासनिक तंत्र में भी अनेक रिसाव है। वर्तमान सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण की नीति के कारण इन रिसावों में भारी कमी आई है। वर्तमान में जो है ये थोड़ा अच्छा कदम उठाया गया है कि जो है सरकार जो प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण की किसी भी योजना गरीब तक, और आजकल तो जैसे मीडिया वगैरह, अखबारों में, टीवी वगैरह से लोगों को पता चल जाता है कि हमारे लिए क्या योजनाएं बनी है। पहले लोगों के लिए योजनाएं बन जाती थी, करोड़ों रुपए आ जाते थे सरकार से, और लोगों को पता ही नहीं होता था कि हमारे लिए जो है ये योजना भी बनी है क्या, और वो ऊपर के जो लोग हैं वही उसको पैसे को खा पी के खत्म कर देते थे। इसलिए जो है ऐसी राजनीतिक स्थितियाँ अच्छी नहीं है। इस कारण भी सरकार तो काफ़ी प्रयास कर रही है गरीबी हटाने के, लेकिन जो है गरीबी अब तक हमारे देश से समाप्त नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये तीनों हो गए, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। ये दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट जो भी बने आपके, पॉइंट बना के लिखोगे आप। अन्य कारण देखो, अन्य कारण, भारत में भयंकर गरीबी के लिए शिक्षा का निम्न स्तर, चौथा डाल सकते हो आप। उद्यम प्रवृत्तियों का अभाव, रोजगार परक तथा व्यवसायी शिक्षा का अभाव, कमजोर आधारभूत संरचना, पूंजी निर्माण का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता पर उत्तरदायी है। इससे देश में उत्पादकता तथा आय का स्तर निम्न बना रहता है, जो कि गरीबी का एक बड़ा कारण है। गरीबों में आत्मविश्वास की भी कमी होती है तथा वे आर्थिक जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं। ये भी है अपने यहाँ पर कि गरीबों में जो आत्मविश्वास की कमी होती है और उनके पास पैसा होता ही नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार की रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो ये 3-4 कारण इसमें हो जाएंगे आपके। कौन कौन से? सबसे पहले तो शिक्षा का निम्न स्तर। भारत में गरीबी का अन्य कारण है कि शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं है। उद्यम प्रवृत्तियों का भी अभाव है, क्योंकि उद्योग धंधे भी हमारे यहाँ पर कम है। रोजगार परक शिक्षा का भी अभाव है। इस कारण जो है यहाँ से गरीबी समाप्त हो ही नहीं रही है। जैसे विकसित देश है तो विकसित देशों में शिक्षा का स्तर अच्छा है, रोजगार परक शिक्षा उन लोगों को दी जाती है, सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागते हैं वो। तो इस तरह के ये जो है अन्य कारण आ जाएंगे आपके। और जो हमारे यहाँ पर जो है गरीब लोग हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी है,
जिससे वो आर्थिक जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं। अतः आगे देखो, अतः स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाते हैं। मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि से भी गरीबी बढ़ती है, ये भी है एक कारण। अन्य कारणों में मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि, बेचारा व्यक्ति 5-10 साल में जो है कमा कमा के वो जोड़ रहा है, और फिर वो जो मूल्य वृद्धि होती जाती है जिससे कि मुद्रा की कीमत कम होती रहती है ना, तो वो जो मान लो उसने 5 साल में जो है 10 लाख रुपए इकट्ठे किए, तो आज उन 10 लाख की उतनी वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से जो है ये भी एक गरीबी का कारण है। कीमतों में वृद्धि के कारण अनेक लोग अपने जीवन निर्वाह की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं को क्रय नहीं कर पाते हैं तथा गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। कीमतों में वृद्धि के कारण आज कई लोगों के पास मकान नहीं है, वो जो 5 सालों से 7 सालों से जोड़ रहे हैं पैसा, लेकिन अब क्या दिनों जैसे वो पैसा जोड़ रहे हैं, पैसे की कीमत उतनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन मकानों की, जमीनों की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि वो उनके लिए पर्याप्त ही नहीं रह पाता। तो जो मूलभूत आवश्यकता उनकी रोटी कपड़ा मकान, वो ही उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार वो गरीबी की रेखा से बाहर निकल ही नहीं पाते। ठीक है, तो ये हो गया आपके गरीबी के कारण। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में से कोई सा भी एक एक प्रश्न वहां बनेगा। रेगनार नृत्य के बनेंगे 2 प्रश्न आपके, 2-3 घुमा फिरा के पूछे तो 3 भी बन सकते हैं। और ये अन्य कारण, अन्य कारणों में तो आपको सिर्फ ये आ जाए ना कि भारत में गरीबी के कोई 4 कारण लिखिए, तो उसमें आप ये लिख सकते हो कि शिक्षा का निम्न स्तर, मुद्रास्फीति, ये लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपकी गरीबी के कारण। ये एक आपको उदाहरण देके बताया गया है। राजेश है, उसकी पत्नी है, 4 बच्चे हैं, वृद्ध माता पिता है। तो उसके साथ जो है इसको आप पढ़ोगे और आप स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर दोगे कि राजेश के परिवार को गरीबी की स्थिति में माना जाए या नहीं माना जाए। तो ये पढ़कर हम यही कहेंगे कि मानना जाएगा उसको, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। सेठ जी के वहाँ नौकरी करता था, तो उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो सेठ जी ने भी उसको निकाल दिया। 4 बच्चे, वृद्ध माता पिता उसके वहाँ पे थे, तो उसकी जनसंख्या भी ज़्यादा थी उसके घर के। तो इस प्रकार वो क्या हो गया, बेरोजगार। बेरोजगारी और गरीबी में भी घनिष्ठ संबंध होता है ना। तो इसको आप पढ़ोगे। राजेश की पत्नी और वृद्ध माता पिता थे, वो शहर की कच्ची बस्ती में रहता था। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए सुबह जल्दी उठकर वो समाचार पत्रों का वितरण करता। एक दिन में सेठ के कारखाने, दिन भर सेठ के कारखाने में काम करता। वह पढ़ा लिखा भी नहीं था, अतः उसे बहुत कम मजदूरी मिलती थी, तो उसको खाना ही पूरा नहीं मिलता था, तो वो उसका स्वास्थ्य कमजोर हो गया, है ना। अल्प मजदूरी का हिस्सा माता पिता की देख रेख पे खर्च कर देता था। सेठ द्वारा नई मशीन खरीद ली गई तो उसको निकाल दिया। अब वो अशिक्षित था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो उसको दूसरी नौकरी भी नहीं मिली। ठीक है, राजेश का स्वास्थ्य भी खराब रहने लग गया, सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। अशिक्षित होने के कारण उसे और कोई रोजगार के अवसर भी नहीं मिले। उसके पास इतनी योग्यता व धन भी नहीं था कि वो अपना कोई व्यवसाय कर सके। अब राजेश और उसके परिवार के लिए जीवन यापन करना ही क्या हो गया, दुभर हो गया। तो क्या इस राजेश के परिवार को हम गरीबी की स्थिति में माना जाए या नहीं, तो हाँ माना जाएगा। क्या बेरोजगारी और गरीबी में कोई गहन संबंध है? हाँ, बेरोजगारी और गरीबी में बहुत गहन संबंध है। जो व्यक्ति बेरोजगार होगा वो गरीब भी होगा, और जो गरीब होगा वो जो है कई बार अपनी योग्यता अनुसार रोजगार भी प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, जनसंख्या तथा गरीबी के मध्य भी क्या संबंध है? जनसंख्या और गरीबी के मध्य भी संबंध है कि अधिक जनसंख्या कम संसाधनों का उपभोग करती है। अगर उसके 4 बच्चों की जगह 2 बच्चे होते तो हो सकता है उनका अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा देता वो उनको। तो जनसंख्या तथा गरीबी के मध्य भी संबंध है। क्या शिक्षा रोजगार के अवसरों को बढ़ाती है? हाँ, अगर वो पढ़ा लिखा होता राजेश तो सेठ के हटा देने से वो और कोई नौकरी कर लेता। स्वास्थ्य का भी संबंध, अगर वो स्वस्थ होता तो भी और कोई नौकरी कर लेता। ठीक है, तो इस तरह ये उदाहरण से बताया गया है। अब अगला गरीबी निवारण के उपाय, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैंने जो आपको प्रश्न भेजे हैं वो यहाँ तक की जो भी प्रश्न बन रहे हो वो कर लेना आप। ठीक है।